हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 की जो तैयारी है अब वो अपने चरम पर है। आप सभी को पता है कि फॉर्म भरने की जो डेट है वो भी एक्सटेंड हो चुकी है। इसका मतलब कि अब आपको समय और मिल गया है अपनी तैयारी को नया आयाम देने का। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स बीए एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले ही एक हफ्ते पहले सूचित कर दिया था कि हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए के लिए प्रीवियस ईयर के जो पिछले 2 वर्ष के जो क्वेश्चंस पेपर हैं प्रीवियस ईयर, उन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आप एक भी क्वेश्चन यहाँ पर मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का अपना एक डायमेंशन होगा। उस डायमेंशन से कई क्वेश्चंस निकल कर आएंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बोल दूं कि पहले हिंदी इंग्लिश दोनों का होगा। ठीक है, आपका ये बाइलिंगुअल है और समझ में आएगा अगर आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से हैं। दूसरी चीज़ कि मैंने इसको आप लोगों की सहूलियत के लिए पार्ट वाइज में बांट दिया है। मेरे पास क्वेश्चन तो सारे मिक्स थे, जो मैंने बच्चों से एनालाइज किया, बच्चों से जानकारी की, क्वेश्चंस निकाले, समय लगा, लेकिन मैंने इसको आपकी सुविधा के अनुसार मैंने पार्ट वाइज बांट दिया है। आपको हिंदी मिलेगा, फिर हिस्ट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर ज्योग्राफी के, फिर साइकोलॉजी का, और फिर उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन। तो ऐसा मैंने पार्ट वाइज में आपका डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और सिविक्स का भी यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा। तो देखेंगे कि क्या लेवल रहता है। लगभग आपको 53 से 54 क्वेश्चन हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम पिछले 2 वर्षों के क्वेश्चंस में से, यानी कि 200 क्वेश्चंस में से अगर हम 54 क्वेश्चंस लगभग कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि हमने 1/3 पार्ट अपने हिसाब से पिछले 2 वर्षों का सॉल्व कर लिया है। बैठ करके एक एक क्वेश्चन नोट करना है, पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी के क्वेश्चंस पहले हम देखेंगे कि जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं वो कैसे आए हैं। आपको पता है कि हिंदी के क्वेश्चंस आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे, भले आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो। ठीक है, लैंग्वेज का जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि रहीम का पूरा नाम क्या है। यह है अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, अगला है कि उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र को। अगला है कि प्रसिद्ध आलोचक व निबंधकार कौन है। इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं आपको बोल रहा हूं, मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन आया मुंशी प्रेमचंद्र, उसका आंसर आया। ठीक है, उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र। अब आपको यहां पर दिमाग लगाना है कि मुंशी प्रेमचंद्र का लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मतलब मुंशी प्रेमचंद्र एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अब आपको मुंशी प्रेमचंद्र पे बहुत ही अच्छे से गहन अध्ययन करना है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, इनसे बेहतरीन जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं वो आपको निकालने हैं। ठीक, ये मेहनत आपको करनी है। तो एक प्रकार से आपको पॉइंट एक दिशा दिखाने का भी काम करेगा। तो जितना भी पॉइंट है उसके भी और क्वेश्चंस निकालने की कोशिश कीजिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरा हो गया क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि उसने कहा था कि लेखक कौन है। चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि पूस की रात के लेखक कौन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं एंट्रेंस एग्जाम लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए में। ठीक है, आपको मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हमने मुंशी प्रेमचंद्र का जिक्र बहुत अच्छे से किया है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि मृगावती के रचनाकार कौन है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का कुतुबन। अगला क्वेश्चन है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नहीं, उत्साह। अगला है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। इसका राइट आंसर है आप लोगों का कवित्री। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम हिस्ट्री की तरफ, और आपको हम बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय का जो आपका पेपर होता है एंट्रेंस का, यहाँ पर हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और यकीन मानिएगा कि इतना इजी पेपर आपको किसी एंट्रेंस एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। कंफ्यूज करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दे दिए जाते हैं जो आप नहीं समझ पाते कि एंट्रेंस एग्जाम के लेवल का है कि नहीं है, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो हिस्ट्री का पार्ट हम देखते हैं। फिर से एक बात दिमाग में बैठा लेना है, बहुत ही आसान पेपर रहता है, जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर आपको फोकस करना है। हिस्ट्री का पहला यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है जुते हुए खेतों या खेतों के जुते हुए जो अवशेष हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर है कालीबंगा। इंग्लिश में भी मैंने इसको कराया है,
तो इसे इंग्लिश में भी देखेंगे। वेयर वर द प्लॉट रिमेन्स ऑफ द फील्ड्स फाउंड, कालीबंगा इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय इनके दोनों नाम हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में बहादुर शाह जफर हो या बहादुर शाह द्वितीय कोई हो तो दोनों एक ही थे, ठीक है। इसका इंग्लिश में है कि हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, बहादुर शाह जफर या फिर इनको बहादुर शाह द्वितीय या सेकंड भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ। इसका राइट आंसर है 1757 में। व्हेन डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस, इन 1757। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है। इसका राइट आंसर है हरिशेन। इन इंग्लिश, हु इज द क्रिएटर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति, द राइट आंसर इज हरिशेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है। राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला है कि फ्रॉम वेयर वॉज द ह्यूज स्नानागार फाउंड। इसका भी राइट आंसर आपका मोहनजोदड़ो ही है क्योंकि ये इंग्लिश में है। बढ़ते हैं आगे कि सांची का स्तूप कहाँ है। राइट आंसर है रायसेन मध्य प्रदेश। वेयर इज द स्तूप ऑफ सांची, रायसेन मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है। महाजनपदों की संख्या आपकी 16 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ महाजनपद, 16। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। राइट आंसर है मेरठ। वेयर डिड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्ट, मेरठ, ठीक है। अब आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, मान लीजिए कि 1857 का एक क्वेश्चन आया, अब 1857 पे जो रिवॉल्यूशन, इस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक आपको भी मिल गया है, ये समझ लीजिए, फॉर एंट्रेंस एग्जाम। और इस बार भी आपका पेपर बहुत ईजी आने वाला है, परेशान होने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919 को। इन इंग्लिश, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस, अप्रैल 13, 1919। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में पहली बार रेल लाइन कहां से कहां तक बिछाई गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंबई से ठाणे के बीच, ठीक है। इसका इंग्लिश है फ्रॉम वेयर टू वेयर द रेलवे लाइन वॉज लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। द राइट आंसर इज बिटवीन मुंबई एंड ठाणे। अगला, महात्मा गांधी, मैंने आपको टॉपिक कराया था कि महात्मा गांधी का जो टॉपिक है इसको रट लीजिएगा। महात्मा गांधी पे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी। हु गिव द स्लोगन डू और डाई, महात्मा गांधी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। द राइट आंसर इज इन 1915, यानी 1915 में। व्हेन डिड द महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इन 1915। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहां थे। एक और क्वेश्चन गांधी जी पर। राइट आंसर है कलकत्ता। इन इंग्लिश, वेयर वॉज गांधी जी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। राइट आंसर इज कलकत्ता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, 1916 में। इन इंग्लिश, व्हेन वॉज द लखनऊ सेशन हेल्ड, इन 1916। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी अधिवेशन है, अब देखिए अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन की बात है तो अब आपको जितने भी अधिवेशन हुए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे से याद करने पड़ेंगे, उनकी डेट्स और उनके अध्यक्षों के नाम, ठीक है, उनके प्रेसिडेंट के नाम। तो लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर इज अंबिका चरण मजूमदार। बढ़ते हैं आगे, इंग्लिश में है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन। द राइट आंसर इज अंबिका चरण मजूमदार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। 1919 में। व्हेन वॉज द रोलेट एक्ट पास्ड, इन 1919। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। द राइट आंसर इज विलियम बेंटिक। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज विलियम बेंटिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। द राइट आंसर इज हरिहरबुक्का। एंड हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर, हरिहरबुक्का। अगला क्वेश्चन है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया। द राइट आंसर इज तुर्की। इन विच लैंग्वेज बाबरनामा इज रिटन। द राइट आंसर इज तुर्की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा शासक शेरशाह सूरी से बचकर भागा। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नहीं, हुमायूं। विच रूलर एस्केप्ड फ्रॉम शेरशाह सूरी, हुमायूं।
ठीक है, अब हम बात करेंगे भूगोल की। हिस्ट्री का मैंने देख लिया कि कौन से पिछले 2 वर्षों में, और यकीन मानिएगा जितने भी क्वेश्चंस बता रहे हैं ये पिछले 2 वर्षों के हैं। ठीक है, यानी कि 2021-2022 के एंट्रेंस एग्जाम के ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मिक्स हैं दोनों सालों के, लेकिन ये दोनों जितने भी ईयर्स हैं इन्हीं के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके पीछे भी नहीं है और आगे तो आने वाले आपको पता ही चल जाएगा। अगला है भूगोल यानी ज्योग्राफी। ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हम देखेंगे कि ये 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है कि पृथ्वी का घनत्व कितना है। द राइट आंसर इज 5.5। ठीक है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ 5.5। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इजी क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ। तो इंग्लिश में हम इसे देखते हैं सॉरी। With which instrument is the intensity of an earthquake measured? The right answer is seismograph. Next question is भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। इसको देखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब जैसे भारत के कुल क्षेत्रफल पर बात करिए तो अब आप कॉमन सेंस यहाँ पे लगाइएगा कि भारत के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो यानी कि भारत की कुल जनसंख्या के विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के विषय में जानकारी होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आगे आया भी है, देख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे डायमेंशंस निकालने पड़ते हैं। अब एक डायमेंशन आपको मिल गया है कि भारत के कुल क्षेत्रफल पर पूछ लिया। अब आपको दिमाग लगाना है कि हो सकता है कि ये जनसंख्या पे भी पूछ सकता था, कुल जनसंख्या पे। तो ऐसे डायमेंशंस निकालने पड़ेंगे आपको मेहनत करके। ठीक है, जितने भी पॉसिबल डायमेंशंस और इंपॉर्टेंट पॉसिबल डायमेंशंस होते हैं उनको निकालना पड़ेगा। तो इंग्लिश में देखते हैं व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है, आपको पता है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत किस गोलार्ध में स्थित है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा उत्तरी गोलार्ध में भारत है। इन इंग्लिश, इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया लोकेटेड। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती। बहुत इजी क्वेश्चन है सॉरी, और बहुत ही बच्चों को ये पता भी होगा। ठीक है, तो इंग्लिश में इसका राइट आंसर है 8। इंग्लिश में देखें ट्रॉपिक कैंसर पासेज थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया। द राइट आंसर इज 8। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इसके विषय में कोई डाउट होना नहीं चाहिए, वो आपको सबको पता है कि उत्तर प्रदेश आज कहाँ जा रहा है और कितनी साक्षरता है भारत में, सॉरी उत्तर प्रदेश में। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति कब लागू हुई। इसका राइट आंसर है आप लोगों का 2020 में। व्हेन डिड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी कम इनटू फोर्स। द राइट आंसर इज इन 2020। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जोग जल प्रपात कहाँ है। कर्नाटक में है। वेयर इज जोग फॉल्स इन कर्नाटका। द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। जैसे पुराना पर्वत पूछ लिया भारत का, अब आपको डायमेंशन निकालने पड़ेंगे कि हो सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत पूछ ले, भारत का सबसे बड़ा पर्वत पूछ ले, भारत का सबसे छोटा पर्वत। तो ऐसे क्वेश्चन डायमेंशंस निकालने पड़ते हैं। ठीक है, एक प्रकार से पुराने क्वेश्चन आपको गाइड कर देते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका है आप लोगों का अरावली। इंग्लिश में भी इसे देख लेते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज अरावली। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के लिए कौन सा संगठन है। यूनाइटेड नेशंस पर्यावरण प्रोग्राम। ठीक है, यूएनईपी इसको कहते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इज देयर फॉर एनवायरमेंट। द राइट आंसर इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको सच बता रहा हूं, जो चीज सच है वो सच है, उससे हम नहीं छिप सकते और ना छिपा सकते हैं। सच्चाई ये है कि ये प्रश्न मुझे भी नहीं पता है इसका आंसर। ठीक है, इसी वजह से मैंने इसके चारों ऑप्शंस लिख दिए हैं। मैं कंफ्यूज हुई इसके राइट आंसर को लेकर के, इस वजह से बच्चों ये आप लोग देख लीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। लेकिन ये पिछले साल नहीं, 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2021 का, 2022 का नहीं, 2021 का क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है ज्योग्राफी के पार्ट से। तो इसका राइट आंसर मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, तो जो चीज़ सच है वो सच है, मैं उससे नहीं छिपता कभी भी। जो चीज़ सच्चाई है उस सच्चाई को मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, मुझसे भी भूल चूक होती है।
ठीक है, तो नदी की सबसे मंद अवस्था कौन सी है, ये प्रश्न है। तो मैं भी कंफ्यूज हूं, इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी दीजिएगा ताकि मुझे भी जानकारी हो सके, क्योंकि मैंने गूगल पे चेक किया, ज़्यादा मुझे सोर्सेज मिले नहीं, कंफ्यूजिंग सोर्सेज मिले, इस वजह से मैं इसका आंसर ज्ञात नहीं कर पाया। आप लोगों के पास कोई ज्योग्राफी का टीचर वगैरह हो तो आप लोग उससे पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक स्पेशली अगर देखा जाए तो मैंने अभी इसका अध्ययन किया भी नहीं है ढंग से, ठीक है। तो विच इज द स्लोवेस्ट स्टेज ऑफ द रिवर, इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। जो चीज सच है सो सच है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगला, जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इकोनॉमिक्स तो सर हमने कभी पढ़ी नहीं, हम कैसे क्वेश्चन निकालेंगे, वहां पे कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, जो फॉर्मूला होता है उनको कैसे लगाएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन होते हैं, जैसे कुछ इकोनॉमिस्ट होंगे जिनकी बुक्स के बारे में पूछेगा, उनकी कुछ थियरीज होंगी जिनके बारे में पूछेगा, तो ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पर हमने पार्ट वाइज इसको बांटा है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किसकी रचना है? राइट आंसर है जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इंग्लिश में है हु इज द ऑथर ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी? द राइट आंसर इज जॉन मेनार्ड कीन्स। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में कल्याण का उद्गम किसने किया? ठीक है, वेलफेयर आप लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन ये जो वेलफेयर है, ये वेलफेयर आपका अगर देखा जाए इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किसने इसका ओरिजिन किया था? ठीक है, ऑर्गेनाइज किया था इसको। तो राइट आंसर है इसका अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल इसका राइट आंसर है, ठीक है। Who originated the welfare in economics? The right answer is Alfred Marshall. The next question is, ये थोड़ा सा करंट अफेयर का क्वेश्चन था, मैं आपको बोल रहा हूँ करंट अफेयर का क्वेश्चन था, 2021 में आया था ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में। ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत किसने की? ये करंट अफेयर से जोड़ दिया गया था। अब बच्चे आप लोग कंफ्यूज इस चीज़ को लेकर होंगे कि कई जगह आपको सुनने में आएगा कि करंट अफेयर सर आता है लखनऊ विश्वविद्यालय बीए के एंट्रेंस एग्जाम में कि नहीं आता है। मैं आपको अभी बोल रहा हूं, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। करंट अफेयर एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, लेकिन करंट अफेयर आता है। अब आप बहुत कंफ्यूज करिए सर करंट अफेयर कैसे आता है? बच्चे ध्यान दीजिएगा कि करंट अफेयर आपका पर्टिकुलर टॉपिक बनकर नहीं आता है। आपका जो सिलेबस दिया हुआ है एंट्रेंस में, जैसे ज्योग्राफी दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, जैसे हिस्ट्री दिया हुआ है, तो उसका जो अपडेटेड वर्जन है, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स को ही लेकर चलते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा। मान लो इकोनॉमिक्स है, तो आपका जो अपडेटेड वर्जन है इकोनॉमिक्स में वो आपका आएगा, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि ये करंट अफेयर्स का सर क्यों पूछ लिया, करंट अफेयर्स तो सिलेबस में था नहीं। वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, आपको इकोनॉमिक्स का ऐसा विषय है जहां पर आपको अपडेट होने की जरूरत है। सिविक्स एक ऐसा विषय है जहां पर आपको अपडेट होने की जरूरत है, ठीक है। आप सिविक्स में देखते हो नागरिक शास्त्र में कि जो संविधान पहले चला करता था, हो सकता है कि आज आने वाले समय में उसमें संशोधन हो जाए, उसमें अमेंडमेंट हो जाए। अमेंडमेंट हो जाएगा तो वो कानून जो है वो कानून नहीं रह जाएगा, ठीक है। अभी आपने देखा कि अनुच्छेद 370 के बारे में, वो 370 आपके पिछले समय में हुआ करता था, लेकिन अब वो 370 नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो अपडेटेड वर्जन है, लेकिन वो आपका पार्ट सिविक्स का ही है। इसी प्रकार से जैसे कि मान लो कि अगर आपसे आपके सिलेबस में एक एग्जाम्पल देता हूं, योजना आयोग का आपके सिलेबस में दिया है एक पर्टिकुलर टॉपिक कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में योजना आयोग पर क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन योजना आयोग तो समाप्त करके उसकी जगह नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। तो अब पूछ ले एंट्रेंस एग्जाम में कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई? अब आप कहेंगे सर नीति आयोग तो था ही नहीं, तो हम कहाँ से लिख देते, वो तो करंट का है, और करंट हमारे सिलेबस में ही नहीं। अरे बच्चे, उसकी जगह एक फॉर्मेशन हुआ है, उसी की जगह रिफॉर्मेशन हुआ है, आप देखेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कुछ भी कह लें, तो उसकी जगह वो एक अपडेटेड वर्जन आया है, ठीक है। सिलेबस में ही आएगा, सिलेबस से ही आएगा जो आएगा, बस उसका अपडेटेड वर्जन जो है वो करंट अफेयर्स का रहेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई बोलता है कि सारे करंट अफेयर्स पढ़ लो जितने भी हैं, तो बिल्कुल नहीं छूने की जरूरत है अगर वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। अगर आपके सिलेबस में है वो टॉपिक, मान लीजिए इकोनॉमिक्स का कोई कुछ अपडेटेड वर्जन आपको करंट अफेयर्स लगा, आप उसे पढ़ लो। लेकिन अगर आपको मान लो कोई सोशियोलॉजी का, कोई समाजशास्त्र का कोई क्वेश्चन अपडेटेड मिल जाए, आप उसे फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो करंट अफेयर्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स का अपडेटेड वर्जन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि पूछ ले कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग, नीति कमीशन, तो आप क्या करोगे?
आप पुराने चीज़ों को लिख दोगे, लेकिन उसका प्रेसिडेंट अगर परसों ही चेंज हुआ हो तो आप क्या करोगे? तो ऐसे क्वेश्चंस अपडेटेड वर्जन में आपको करंट अफेयर्स पर ध्यान देकर तैयार रखने हैं, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए, आपको ध्यान देना है कि जितने भी अमेंडमेंट होते हैं, अमेंडमेंट इतनी जल्दी होते नहीं हैं, तो अभी 1 महीने में क्या कोई अमेंडमेंट होगा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, उस पर जितना भी कोई अध्यक्ष है, उसका प्रेसिडेंट है, तो इस पर ध्यान दे देना अपडेटेड वर्जन पर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये हो गया क्वेश्चन। हाँ, ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज। ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत किसने की? तो राइट आंसर है नीति आयोग। हु स्टार्टेड द ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज? तो उस समय नीति आयोग ने इसका स्टार्ट किया था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। जो सिविक्स का आपका टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, देख लेते हैं कि नागरिक शास्त्र का समय, वैसे वीडियो लंबी हो रही है तो थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन देख के हम बढ़ते हैं। नागरिक शास्त्र के जनक कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, इसी सिविक्स के। हु इज़ द फादर ऑफ सिविक्स? तो आपका राइट है आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? अरे भैया, ये क्वेश्चन किसको नहीं पता होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका 26 जनवरी 1950 को। आपको पता है कि आप लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अगर प्रश्न ये आ जाता कि ये बताइए कि भारत का संविधान बनकर के कब तैयार हुआ, तो आप क्या कहते? आप कहते आपका आंसर होता 26 नवंबर, ध्यान रखना 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। ये 26 जनवरी है। अब बढ़ते हैं आगे। इसी का जो आपका इंग्लिश का फॉर्म है, When did the Constitution of India come into force? The right answer is January 26, 1950. अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? राइट आंसर है 15। इंग्लिश में अगर देखते हैं कि हाउ मेनी जजेस आर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? द राइट आंसर इज 15, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अब जैसे कि मान लीजिए इसका राइट आंसर है 10 दिसंबर, ठीक है। व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? राइट आंसर इज 10 दिसंबर। लेकिन अब आपको दिमाग लगाना है कि अगर इसने डेट पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ लिया है तो अब आपको और भी डेट्स याद करनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। बच्चों परेशान नहीं होना, इंपॉर्टेंट डेट्स पे वीडियो आपकी इसी वीक में आ रही है, ठीक है। इसी वीक में हम आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट डेट्स की वीडियो ला रहे हैं जिसमें सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताएंगे, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स जो होंगे वो आपके सिलेबस से रिगार्डिंग हो सकता है कि कोई घटना आपकी हिस्ट्री में हुई हो, वो इंपॉर्टेंट डेट हो, कोई आपकी सिविक्स से रिलेटेड हो, उसमें इंपॉर्टेंट डेट हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? देखो कह रहा है होता था, अब हो सकता है कि मान लो पूछ ले, मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, हो सकता है पूछ ले कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री यानी कि जो कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता है वो होता है। सॉरी, अगला है इंग्लिश में इसका, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? द राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध का अंत कब हुआ? द राइट आंसर इज आपका 1991 में, यानी कि व्हेन डिड द कोल्ड वॉर एंड? राइट आंसर है आप लोगों का 1991। कोल्ड वॉर पे क्वेश्चन आपका काफ़ी एक आधा तो क्वेश्चन बनेगा ही, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना, कोल्ड वॉर वाला जो चैप्टर है हम लोगों ने कराया, जो कोर्स से जुड़े हुए हैं बच्चे, ठीक है। ये आपका सिविक्स का हुआ। अब बच्चों मनोविज्ञान में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको बोल दूं कि मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चंस गिने चुने हुए हैं, 100 क्वेश्चन है मनोविज्ञान के MCQ। उन्हीं में से जो क्वेश्चन आता है बेसिकली हर ईयर यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन एक एवरेज के अकॉर्डिंग देखा जाए जो क्वेश्चन कई बार एंट्रेंस एग्जाम में आया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका 2021 में आया भी है, ठीक है। तो 2021 के आधार पे ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसको लेकर के मैं फिर से कंफ्यूज हूँ। मैं बोल रहा था कि कई चीज़ें होती हैं, मतलब राइट आंसर मुझे पता है, लेकिन ना साइकोलॉजी मेरा विषय है ना कुछ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है मुझे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो मैं अभी पिन कर दूंगा, क्योंकि जब ये चीज़ देख लेता हूँ कि पुनः प्राप्ति संचयन कूट संकेतन संचयन पुनः प्राप्ति कूट संकेतन पुनः प्राप्ति संचयन कूट संकेतन संचयन पुनः प्राप्ति,
राइट आंसर मुझे पता है, मैंने पढ़ाई की है केवल एमसीक्यू को याद करके, क्योंकि मनोविज्ञान मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इसको देख करके। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं उसको पिन कर दूंगा अभी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो देख लेना उसको, क्योंकि उसे देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है ये, तो इस वजह से उतनी नॉलेज नहीं है, बस एक बार रटा था मैंने तो उसी को मैं बोल रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर है हिंदी इंग्लिश दोनों में करके मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं, वैसे आपको मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग भी अगर नहीं समझ आ रहा है, समझ तो मुझे भी नहीं आया क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आप लोग इसको रट लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, दिमाग में भर लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आया है और 2021 का भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और मुझे भी लग रहा है, मेरा भी अनुमान है जहाँ तक, ये इस बार भी आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। अच्छा, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि सर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इंग्लिश 10 क्वेश्चन पूछेगा इंग्लिश में, 10 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। बच्चों मैं आपको बोल दूं कि जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैंने बोला सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये तो आपको तैयार करने पड़ेंगे। इंग्लिश में इतनी परिपक्वता होनी चाहिए कि ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स वर्ड्स मीनिंग ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत ही ईजी पूछी जाती, कोई ज़्यादा कठिन नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। थोड़े एक आधे देख लीजिएगा जो अच्छे से, जितनी वर्ड मीनिंग अगर आपने तैयार करी होंगी करेंगे। लेकिन कुछ स्पेसिफिक टॉपिक अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो हमने ऑब्जर्व किया है, एंट्रेंस एग्जाम में एक बार आया भी है, शायद 2022 का या 21 का, ये मुझे याद नहीं, क्वेश्चन है शेक्सपियर पर क्वेश्चन आपका बनता है। शेक्सपियर का नाम आपने सुना होगा, विलियम शेक्सपियर का नाम सब लोगों ने सुना होगा, पोएम एज अ पोएट, ठीक है। तो वेयर वॉज विलियम शेक्सपियर बॉर्न? तो स्टैफोर्ड अपॉन एवन, तो इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब इंग्लिश के क्वेश्चन आपके इंग्लिश में ही आएंगे। अभी हम मत कहना कि सर आपने क्यों नहीं लिखा कि विलियम शेक्सपियर का जन्म कहाँ, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन आपके इंग्लिश में ही आएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि शेक्सपियर पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एक क्वेश्चन नहीं आएगा शेक्सपियर पे, काफ़ी क्वेश्चंस, एक दो करके, मतलब 3 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे अगर आने होंगे, ठीक है। और बाकी आपको सिनोनिम्स भी आया था, एंटोनिम्स पे भी क्वेश्चन आया था, फिल इन द ब्लैंक्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका आया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको ऑप्शन दे देता है, मान लीजिए। चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ अच्छे से, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कैसा आ सकता है और कैसा फिल इन द ब्लैंक्स आता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने बोला कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इसका होगा I have been studying for 2 hours, ठीक है। ये आपका एक सेंटेंस हो गया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। क्या है कि I have been studying for 2 hours, मतलब मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का हुआ। अब हो सकता है कि आपका स्टडिंग यहाँ पर ना दिया जाए, ये स्टडिंग यहाँ पे फिल करना हो, ठीक है। स्टडिंग हटा दीजिए और आपको ऑप्शन दे दें यहाँ पर स्टडी, स्टडीड, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और स्टडिंग। तो आपको यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगानी है आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर आपको पैटर्न पता होगा तो आप आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। न सेकंड फॉर्म लगेगी, न थर्ड फॉर्म, न फर्स्ट फॉर्म, तो आईएनजी के साथ लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके यहाँ पर आ सकते हैं, और आया भी है, तभी मैंने बोला ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। फिर जो 54 पॉइंट है वो है मोर क्वेश्चंस अबाउट विलियम शेक्सपियर। मेरा कहने का मतलब है विलियम शेक्सपियर पे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन तैयार कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो ये आप लोगों का पूरा पैटर्न रहा पिछले 2 वर्षों के, यहाँ से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पिछले 2 वर्षों में ना आया हो। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए, बच्चों से मैंने जानकारियाँ करी हैं, बच्चों से क्वेश्चन लिए हैं, पिछली जो आंसर कीज हम लोगों ने वीडियो अपलोड करी हैं वहाँ से क्वेश्चन निकाले हैं, तैयार किया है, तब पीडीएफ तैयार करके आपके सामने क्वेश्चंस 54 निकले हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप कि 200 क्वेश्चंस में से हम लोगों ने आपको 54 क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है, यानी 1/3 पार्ट हमने आपका कंप्लीट कराया। तो आई होप कि बहुत ही हेल्पफुल आपको ये वीडियो रहेगी और आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। टारगेट गुरुकुल पर नए हैं तो टारगेट गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें।
वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं, आप लोग अनलाइक भी कर सकते हैं। हम हर तरह से आपके लिए हैप्पी हैं और हम हर तरीके से आप लोग के लिए डेडिकेटेड हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।